हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर में जो है हम पीपीटी एक डाले हुए हैं। ये पीपीटी है चैप्टर 2 का, क्लास 10 के केमिस्ट्री का है। ये इसमें थंबनेल नहीं है, वो आपको लगा दिया जाएगा जब आपको वीडियो आपके पास में पहुंचेगा तब। तो आज हम इसी चैप्टर को देखेंगे और इसी चैप्टर को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर चैप्टर के नाम की बात करिएगा तो उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो जब हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं उसी समय में हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। पहली चीज है अम्ल, दूसरी चीज है क्षारक और तीसरी चीज है लवण। तो आइए हम इन तीनों चीजों पर बढ़िया से अच्छे से डिस्कस करते हुए हमारा जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे। आइए बाबू, यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जब हम लोग बात करते हैं पदार्थों की तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एगो शुद्ध पदार्थ, एगो अशुद्ध पदार्थ। जब हम लोग शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो तत्व आता है और यौगिक आता है। तो यहाँ हम लोग यौगिकों के बारे में बात करेंगे। जब यौगिक जो होते हैं ना, किसी भी यौगिक के दो गुण होते हैं, एगो भौतिक गुण, एगो रासायनिक गुण। यौगिक ही नहीं बल्कि हर एक चीज का अपना अपना दो गुण होता है, एगो भौतिक गुण होता है, एगो रासायनिक गुण होता है। तो यही कह रहा है आपको कि यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है कि इनके रासायनिक गुण तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। पहला गुण या तो अम्लीय हो सकते हैं, दूसरा या तो क्षारीय हो सकते हैं और तीसरा या तो लवणीय हो सकते हैं। इनके अलावा कोई चौथे गुण इनमें रासायनिक गुण नहीं हो सकता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अम्ल किसको कहते हैं। तो अम्ल किसको कहेंगे? तो वैसा यौगिक जो स्वाद में खट्टा हो तथा जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो। हाइड्रोजन आयन कहने का क्या मतलब है बाबू? H+ आयन मुक्त करता। क्या मुक्त करता होगा? H+ आयन मुक्त करता होगा, तो उसी को हम अम्ल कहते हैं। बात करेंगे उदाहरण की तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, और भी बहुत सारे अम्ल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, नाइट्रिक अम्ल हो गए। इस तरह से बहुत सारे अम्ल होते हैं जिन अम्लों के बारे में हमने जाना है। ये सारे के सारे यौगिक होते हैं और ये सभी के सभी स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जब इनको जल में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देते हैं, अर्थात H+ मुक्त करते हैं। अब आएंगे बाबू आगे, जब हम लोग अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। तो बाबू अम्ल के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार होगा वो प्रबल अम्ल होगा। तो बाबू ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कैसे होते हैं? तो ये आयनित होने का क्या मतलब है कि किसी भी जो विलयन है उसमें आयन कितने मात्रा में है, मतलब कितने मात्रा में आयन जो है ये उत्पाद करती है, उत्पन्न करती है। तो ध्यान से देखिए, प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात वैसा अम्ल जिसको जल में घुलाया जाता है तो पूरी तरीके से अम्लीय हो जाता है, सॉरी पूरे तरह से आयनित हो जाता है। तो समझिए, अर्थात कहने का मतलब इसमें आयन की मात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है, प्रबल होती है, इसीलिए इसको प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करेंगे बाबू तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इत्यादि। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारा होता है दूसरा प्रकार जो कि दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल नाम से ही पता चल गया होगा। अब जब परिभाषा की बात करेंगे तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः नहीं, पूर्णतः मतलब होता है पूरा पूरी आयनित हो जाना, और एक होता है आंशिक रूप से आयनित होना, मतलब थोड़ा मोड़ा आयनित हो गया है, थोड़ा मोड़ा आयन उत्पादित किया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि दुर्बल अम्ल वैसे अम्ल को कहेंगे या वैसे यौगिक को कहेंगे जो जल में घुलने के बाद, या वैसा अम्ल जो जल में घुल करके आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? तो दुर्बल अम्ल। जैसे उदाहरण की बात करें कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। ये सारे के सारे अम्ल जो है वो जल में घुल करके आयनिक रूप आंशिक रूप से आयनित होते हैं।
अब आएंगे बाबू उसके आगे की बात करेंगे तो कार्बनिक अम्ल होते हैं। तो कार्बनिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो वैसा अम्ल जो जंतुओं और पौधों में उपस्थित होता है, या ये समझ लीजिए कि वैसा अम्ल जो कार्बन के द्वारा तैयार किया जाता है या कार्बन की सहायता से निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यहाँ भी और बेहतर तरीका से लिखा हुआ है कि वे अम्ल जो जंतुओं एवं पौधों में उपस्थित रहता है कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल इत्यादि। ठीक है, अब आगे आएंगे बाबू सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की बात करें। सांद्र मतलब होता है बेसी, तनु मतलब होता है कम। किसकी मात्रा बेसी, किसकी मात्रा कम की बात की जा रही है? जो ही अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल की मात्रा अधिक। तो याद रखिएगा सांद्र अम्ल किसको कहेंगे? तो वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल की बात करेंगे तो वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। आगे आइए बाबू खनिज अम्ल किसको कहते हैं? तो वैसे अम्ल जो खनिज लवणों से तैयार किया जाता है, जो खनिज लवणों से तैयार किया जाता है उसे खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। आगे चलेंगे बाबू, इसके आगे बात करेंगे तो अम्ल के गुणों की बात करेंगे कि अम्ल का गुण कैसा होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये अम्ल है। तो बाबू सबसे पहला गुण होता है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे हो। अम्ल जो होंगे अगर वो चखते हैं, आप चखते मतलब बाय मिस भी अगर आपके शरीर पे जाती है या जीवा पे जाती है, अगर स्वाद में खट्टा नजर आता है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वो अम्ल है, यानी कि उसमें अम्लीय प्रवृत्ति या गुण छुपे हुए हैं। जैसे नींबू है या जितने भी खट्टे पदार्थ है वो सभी के सभी अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे ये बात करते हैं अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये एक सूचक होता है जो मतलब रंग में या गंध में परिवर्तन लाता है और अपनी उस विलयन के गुण अर्थात अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की सूचना देता है। तो वही है ये लिटमस पत्र। तो जब हम देखेंगे नीला लिटमस पत्र लिया जाएगा और किसी विलयन में डाला जाएगा और वो विलयन जो है वो लाल हो जाएगा तो समझ जाइए ये क्या है? तो ये क्या है? अम्लीय गुण दिखाता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चालक होता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, जो कि परिभाषा में भी हमने कहा अम्ल के बारे में, वैसा विलयन जो स्वाद में खट्टा हो साथ ही साथ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो, अर्थात ये जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेगा। साथ ही साथ अम्ल का पीएच मान बाबू 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। आगे अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है। क्यों? क्योंकि जब अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया होता है बाबू, जब अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया होता है तो एक उदासीन पदार्थ बनता है। तो इसीलिए अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देगा और क्षारक जो है वो किसको? अम्ल को उदासीन कर देगा। आइए हम बात करते हैं आगे। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना देगा। आगे रासायनिक अभिक्रियाएं धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में है। जैसे 2HCl प्लस Na2CO3 यहाँ लिखा हुआ है, 2HCl प्लस Na2CO3 लिखा हुआ है एरो, बनेगा क्या? तो 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करेगा। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है HCl प्लस NaHCO3 एरो, ये निर्माण क्या करेगा? NaCl अर्थात उदासीन पदार्थ, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जल का निर्माण करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जो कि ऐसे दिख रहा है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हुआ है, जिससे क्या बनाया है? तो नाइट्रोजन सल्फेट बनाया है, सोडियम सल्फेट बनाया और जल का निर्माण किया। ध्यान से समझिए बाबू, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया है, जिसमें सोडियम सल्फेट और साथ ही साथ जल का निर्माण किया हुआ है। ठीक है,
अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो फिर क्या बनाते हैं, तब फिर लवण और जल बनाते हैं, जो कि यहाँ अभिक्रिया में दिखाया गया है। CuO कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ है तो कॉपर क्लोराइड तथा साथ ही साथ में H2O अर्थात जल का निर्माण किया। ठीक है, अब आइए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सूचक। हम लोग सूचक को जानते हैं, सूचक किसको कहते हैं। तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन ला करके, हमने आपको उसी समय बताया हुआ था, किसी विलयन की प्रकृति बताता है। प्रकृति मतलब क्या, या तो वो अम्लीय होगा, या तो वो क्षारीय होगा, या तो उदासीन होगा, ये सूचना दे देता है। हम लोग उसी को सूचक कहते हैं। सूचक मूलतः वो दो प्रकार के होते हैं, एक रंगीय सूचक होता है, दूसरा गंधीय सूचक। अब आइए रंगीय सूचक की बात करते हैं। तो वैसे सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन करके किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की सूचना दे देगा, उसी को हम रंगीय सूचक कहते हैं। और गंधीय सूचक की बात करेंगे बाबू, तो वैसा सूचक होता है जो अपने गंध में परिवर्तन ला करके विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देते हैं। अब ये रंगीय सूचक के बारे में बात करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक लिटमस पत्र होता है, दूसरा मैथिल ऑरेंज होता है, तीसरा फिनोल्फेथलीन होता है। आइए बाबू लिटमस पत्र की बात करते हैं। तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसमें अम्ल जो हो वो नीले को लाल कर देता है और क्षारक जो है वो लाल को नीला कर देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को करता है, या अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा नीले को लाल, क्या ऑप्शन रहेगा, नीले को लाल, या कह देगा लाल को नीला, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम आपसे पूछ दिए अम्ल का जलीय विलयन करता है, क्या करता है वो, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। और क्षारीय विलयन की बात करेंगे बाबू, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आगे आएंगे बाबू मैथिल ऑरेंज की बात करेंगे। तो यह एक संश्लेषीय सूचक है। इसका रंग वैसे नारंगी होता है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा संश्लेषीय सूचक का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो वो नारंगी होता है। अम्लीय विलयन में ये जो है वो लाल रंग में बदल जाता है नारंगी से, जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग पीला हो जाता है। याद रखिएगा बाबू, वैसे इसका रंग नारंगी होता है, ठीक। और जब इसको अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल कर देता है। तो बढ़िया है, नीले को लाल उधर भी अम्ल में कर रहा है, इधर नीले से नारंगी, याद रखिएगा, नारंगी से लाल कर दिया तो अम्लीय, और जहां नारंगी से पीला कर दिया तो वो क्या हो गया, क्षारीय विलयन। आगे आगे बाबू फिनोल्फेथलीन की बात करते हैं। तो ये भी एक संश्लेषित सूचक ही है। यह रंगहीन होता है, इससे कोई रंग नहीं होता है। अम्लीय विलयन में इसका रंग जो है परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षारीय विलयन में ये गुलाबी हो जाता है। अम्ल में इसका रंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं क्षारीय विलयन की, तो ये जो है वो कैसा हो जाता है, वो गुलाबी हो जाता है। अब आइए गंधीय सूचक की बात करेंगे। तो वैसा सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन करके विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, वनीला हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रंग गंधीय सूचक है, जो अपने गंध में परिवर्तन ला करके विलयन के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देते हैं। आइए बाबू हम आगे बढ़ते हैं, क्षारक की बात करते हैं। तो वैसे यौगिक जो स्वाद में कड़वा हो तथा जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, वो कौन सा आयन मुक्त करता था बाबू, हाइड्रोजन आयन। और ये कौन सा मुक्त करता है, हाइड्रोक्साइड, मतलब OH माइनस, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं बाबू, क्षारक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण की बात करिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो कि लिखा हुआ है MgOH का होल 2। अब आएंगे बाबू, जिस तरह से अम्ल के प्रकार थे वैसे ही क्षारक के भी प्रकार है। क्षारक के प्रकार में भी प्रबल क्षारक होता है। तो आपको पता है अम्ल में भी हमने बोला कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हो उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। तो अम्ल के जगह पे क्षारक डाल दीजिए खाली, तो वैसा क्षारक जो जल में घुल करके पूर्णतः आयनित हो जाता है उसको प्रबल क्षारक कहते हैं। उदाहरण की बात करिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो वो दुर्बल क्षारक की बात करेंगे तो वैसा क्षारक जो जल में घुल करके आंशिक रूप से आयनित होते हैं उसी को हम लोग दुर्बल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे बाबू, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए वो एक छोटा सा परिभाषा आती है, क्षारक से बनता है क्षार। तो कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में नहीं घुलते। तो जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, पूरा पूरी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे ही क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बाबू हम लोग क्षारक के गुण को देखते हैं। वो स्वाद में खट्टा होता है तो ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर साबुन जैसा चिकना लगता है। साथ ही साथ क्षारक जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है, निकालता है। आप लोग को पता है कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और ये जो है अर्थात क्षारक जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो है वो लाल नीले को लाल करता है और क्षारक जो है वो लाल को नीला करता है। आगे आइए, क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है। हमने आपको वहां भी बताया हुआ था कि अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देगा और क्षारक जो है वो किसको? अम्ल को उदासीन कर देगा। अब बात करते हैं क्षारक के पीएच मान की। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आइए, क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, क्षारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है प्लस जिंक दिया हुआ है, तो जो क्या बनाया है? तो सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। अब आ गया ये क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया भी होता है। सॉरी, क्षारक के साथ क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो लवण तथा जल का निर्माण कर देता है। लवण बनाता है और जल का निर्माण कर देता है, जो कि आपको यहाँ एक दिखाया गया होगा, जो कि अम्ल में भी यही दिखाया गया था। आपको एक रिएक्शन था, अभिक्रिया थी, जो कि यहाँ भी आपको एक इक्वेशन है दिखाया गया है। क्षारक और धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते। मतलब क्षारक जो है वो अम्ल के साथ भी लवण तथा जल बनाते हैं। और अगर बात करिएगा अधात्विक ऑक्साइड के साथ तो यहाँ भी क्या करते हैं? तो लवण तथा जल का ही निर्माण करते हैं। अब आइए बाबू हम लोग आगे चलते हैं और पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल किसको कहते हैं? तो यह एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता की माप की जाती है या जांच की जाती है। इसका परास जो होता है वो बाबू 0 से लेकर के 14 तक का होता है। कहां तक का होता है बाबू? 0 से 14 तक का। जिसमें 7 जो होता है वो बाबू पूरा पूरी उदासीन समझिए। 7 जो होता है वो पूरा पूरी उदासीन होता है और 7 से अगर कम हो गया तो अम्लीय और 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है बाबू? क्षारीय। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, विलयन का पीएच किसको कहते हैं? किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन के लघु गणक मतलब लॉग कहते हैं जिसको, इसके व्युत्क्रम को ही उस विलयन का क्या कहते हैं? तो पीएच स्केल कहते हैं या पीएच कहते हैं। उस विलयन का क्या कहते हैं बाबू? पीएच कहते हैं। अब आइए बाबू पीएच के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है और जिस विलयन का मान 7 होता है वो क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। अब ये किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का लघु गणक जो होता है वो 10 से 14 के बीच ही होता है, उससे ज्यादा या कम नहीं होता। आगे ये बाबू जो अम्ल, ध्यान से देखिए इधर, जो अम्ल जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता होगा, प्रदान करता होगा, वह अम्ल अधिक प्रबल होता है। और जो अम्ल जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है वह अम्ल जो होता है वो कौन सा अम्ल कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार जो क्षारक जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है
वो जो होता है वो प्रबल क्षारक कहलाता है। साथ ही साथ जो क्षारक जल में घुलकर कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है तो वह जो है वो दुर्बल क्षारक कहलाता है। ठीक है, जो कि हमने परिभाषा में भी जाना हुआ। आगे बढ़ते हैं हम बाबू, लवण की बात करते हैं। लवण किसको कहते हैं बाबू? तो जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप वो उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है, जिस उदासीन पदार्थ को हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लवण। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां एक उदासीन पदार्थ जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये तथा जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ देखिए बाबू, लवण की बात करेंगे तो लवण में जैसे सोडियम क्लोराइड जो कि हमने वहां लिखा है, यहाँ देखिए, दूसरा सोडियम सल्फेट और तीसरा अमोनियम सल्फेट होता है। ये सारे के सारे क्या है? लवण। क्या है बाबू? लवण है। इसकी प्रकृति उदासीन होती है, साथ ही साथ इसका पीएच जो होता है वो 7 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 7। और ये लवणों के परिवार किसको कहते हैं? तो समान आयन वाले लवण को ही लवणों का परिवार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, ये दोनों के दोनों समान, इन पर दोनों पर समान आयन होता है, और जब समान आयन हुआ इसे ही लवणों का परिवार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लवणों के परिवार से आप क्या समझते हैं पूछ दिया जाए तो कहेंगे समान आयन वाले लवणों को ही लवणों का परिवार कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, नोट में जब देखते हैं जब कोई लवण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बनता है तब उस लवण की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। अर्थात जब प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षारक रहेगा तो कहीं ना कहीं वहां किसकी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। ठीक है, अब आगे आते हैं साधारण नमक की बात करते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका अनुसूत्र NaCl होता है बाबू। क्या होता है? NaCl। याद रखिएगा दो चीज को, इसका नाम क्या होता है बाबू? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। और इसके अनुसूत्र की बात करिएगा तो बाबू NaCl होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? तो प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जो कि हमने लिखा हुआ था, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो NaOH जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। क्लियर है बाबू? यदि यहाँ आपको लिखा गया है, देख सकते हैं आप। व्यवसायिक रूप से साधारण नमक का मुख्यतः जो स्रोत है बाबू वो समुद्री जल है। ठीक है, अब आ गया ये साधारण नमक का उपयोग की बात करते हैं। उपयोग क्या क्या है नमक का? सबसे पहला नंबर, इसका उपयोग भोज्य पदार्थों में, खाना वाना जो बनाते हैं उसमें स्वाद लाने के लिए, अचार एवं मुरब्बे के प्रतिरक्षण के रूप में। अचार एवं मुरब्बे को प्रतिरक्षण करने का मतलब क्या है? लंबा समय तक ये ठीक रहे, संरक्षित रहे। संरक्षित मतलब कि बचा हुआ रहे करने में, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण। अब आगे ये बाबू हम लोग जानते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया को जानते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए सब आदमी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ ही वो गैस निकलती है जिसको क्लोरीन गैस कहते हैं, और वहां एक हाइड्रोजन गैस भी बनती है। चूंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो एक उत्पाद के रूप में क्लोरीन बनता है जो कि क्लोर है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि क्षार है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे बाबू, क्या हमने कहा? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां क्या क्या बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक क्षार है, साथ ही साथ में क्लोरीन बनती है जिसको हम लोग क्लोर मान के चलते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि मुक्त हो जाती है आगे चल करके। क्योंकि इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि उत्पाद के रूप में रिजल्ट के रूप में क्या क्या आया है? तो वो क्षार आया है और साथ ही साथ क्लोरीन गैस मुक्त हुई है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको रिएक्शन में दिखाया गया है, ये सोडियम क्लोराइड है और इसमें जल दिया हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही है, तो बनता क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है,
और क्लोरीन गैस जो कि क्लोर हम जिसको अभी कह रहे हैं, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब यही जो अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमें यकीन है आपको ये बात बढ़िया से आ गया होगा। क्या बोले हम, आइए थोड़ा सा और बैक में चलते हैं, हम एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं, जो कि 5 से 7 मिनट का रिवीजन टाइप का क्लास रहेगा। सबसे पहला जो चीज है हम उसको देखते हैं। अम्ल को अगर आपसे पूछ दिया जाए, अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, तथा जो जल में घुल करके क्या मुक्त करता हो, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता हो। चाचा क्या है, क्या है चाचा गाड़ी, साहिब चाचा गाड़ी